हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास, पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा पढ़ा था और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि कैसे आप ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। हमने डिफरेंस पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो बेटा शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। और बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब देखिएगा बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं एक रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। बेटा ऐसी स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं रेट लॉ का। ये हो गया बेटा रेट, आपने क्या लिख दिया बेटा रिएक्टेंट और स्क्रीन शेयर स्टॉप्ड है। अच्छा बेटा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर दोबारा शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, मैं अभी एक बार बेटा, तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। तो हमने पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखते हैं तो किसी भी रिएक्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा रेज टू द पावर जो आता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना हो तो आप सबको बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। इससे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन के लिए बेटा आ जाता है। ये हमारी हाइपोथेटिकल रिएक्शन होगी, उससे हम ऑर्डर रिएक्शन का बेटा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था बेटा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं बेटा, हमने वो भी पढ़ा था। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने जा रहे हैं। और बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। एंड बेटा मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी स्कूल टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा या ऐसे क्वेश्चंस बेटा वो बहुत बार पूछते हैं स्कूल्स के एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। बेटा ऐसी रिएक्शंस को आप कैसे लिखते हैं, ए आपको बेटा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। तो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के बेटा ए। अच्छा वो कह रहे हैं ना बेटा सेकंड ऑर्डर है, इसीलिए बेटा मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब वो कहता है हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड, मतलब ये जो रेट है कैसे चेंज होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो जाती है। तो बेटा नया रेट क्या आ जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी बेटा डबल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए का स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो जो नया रेट है बेटा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इज रिड्यूस टू हाफ। तो बेटा रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू डिवाइड बाय 2 का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो बेटा जो नया रेट है वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा हमें करना है। अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। A प्लस बी हमको बेटा क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। कहते हैं रेट लॉ इज गिवन बाय दिस। बेटा इसी रिएक्शन का जो रेट है बेटा वो क्या है, रेट कांस्टेंट इंटू ए रेज टू द पावर हाफ इंटू बी रेज टू द पावर 2। कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर निकालना है ओवरऑल
तो बेटा आप हाफ और 2 को ऐड कर दोगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2.5। अगर आप इंडिविजुअली ऑर्डर पूछते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा वो क्या आ जाएगा हाफ। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा वो क्या आ जाएगा 2। लेकिन उन्होंने एक्चुअली हमसे क्या पूछा है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर, तो उसको हम ऐसे बताएंगे। देन बेटा हम इसमें करते हैं इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। ये है बेटा इन टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन। कहते हैं कन्वर्जन मॉलिक्यूल्स का x to y फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है रेट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, x हमारा रिएक्टेंट हो गया, सेकंड ऑर्डर है तो रेज टू पावर 2 आ गया। कहते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन x की इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो बेटा हमारे पास ये क्या आ गया, x की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स बढ़ा दी गई। तो कहता है हाउ विल द रेट ऑफ फॉर्मेशन, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो बेटा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा। तो अगर हम ये वैल्यू कर देते हैं x की 3 टाइम्स, तो बेटा रेट हमारे पास रिएक्शन का कितना आ जाएगा बेटा, 9 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो रिएक्शन का रेट जो है बेटा वो कितना आ गया, 9 टाइम्स आ गया। अब जरा देखो बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं। कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, सॉरी ये नहीं करना हमने बेटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो हाउ विल द इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बेटा y का, वो कितना आ जाएगा, सिंपली 9 टाइम्स कर देंगे बेटा। तो आप इसको इसी मेथड से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के। कहते हैं एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, कहते हैं वेरी नाइस क्वेश्चन एंड मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा आप रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्टिव फर्स्ट और बी के रिस्पेक्टिव सेकंड ऑर्डर। कहते हैं राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये आ गया बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकंड कहता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो बेटा रेट क्या आ जाएगा, के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। कहते हैं हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। तो अगर आप रेट लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल हो गई, कॉन्सेंट्रेशन बी की डबल हो गई, तो बेटा रिएक्शन का रेट जो है वो कितना आ गया, 8 टाइम्स आ गया। तो बेटा आप एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर सकते हैं। देन बेटा लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कहते हैं कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का, जिसका एक्सप्रेशन ये है। अगर बेटा ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, हाफ एंड 3/2 को ऐड कर दो, तो हाफ प्लस 3/2, तो बेटा ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3/2 माइनस 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हाफ। तो ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का ओवरऑल ऑर्डर निकालने का तरीका। तो अगर आपने कॉपी कर लिया तो हम आगे बढ़े बेटा, आज का नया टॉपिक देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज का जो
एक छोटा सा नया टॉपिक है, वो है यूनिट्स रेट कांस्टेंट के हम कैसे निकालेंगे। जो रेट कांस्टेंट है के, उसके यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे बेटा। तो बेटा देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए बेटा हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। अगर आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा, रेट अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। अच्छा बेटा, एसआई यूनिट रेट का बेटा क्या होता है, इट इज मोल पर लीटर पर टाइम। और बेटा ये नीचे लाइन नहीं आएगी। और ऐसे ही अगर आप एसआई यूनिट किसका निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। अब आप इसकी वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो और मोल पर लीटर की वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो, तो बेटा हमारे पास के का यूनिट आ जाएगा। कैसे निकालना है, इट इज मोल पर लीटर पर टाइम अपॉन मोल पर लीटर रेज टू द पावर एन। ये देखो बेटा, अब हमने क्या किया, मोल पर लीटर जो ऊपर आ रहा था वो कैंसिल हो गया और नीचे एन से बेटा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, टाइम इनवर्स, और बेटा ये कितना आ गया, मोल पर लीटर, ये कितना आ गया बेटा, एन में से 1 कम हो गया। तो बेटा फाइनली हमारे पास ये यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस एन, और ये आ गया बेटा पर टाइम। ऐसे आप बेटा के यूनिट्स जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। अगर एन की वैल्यू 0 है, मैं एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, तो बेटा के यूनिट क्या बन जाएंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर टाइम। तो बेटा के का यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये है यूनिट बेटा किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ऐसे ही अगर मुझे यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है ना, तो बेटा कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू कर देंगे प्लेस 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर टाइम। तो बेटा ये 0 हो जाएगा, तो बेटा यूनिट क्या आ जाएगा, पर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बेटा यही होता है फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारी बेटा फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड है। ऐसे ही अगर आपको बेटा रेट कांस्टेंट के यूनिट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालने हैं, तो बेटा आप n की वैल्यू 2 प्लेस कर दीजिए। अगर n की वैल्यू 2 प्लेस कर देंगे तो बेटा रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर टाइम। और बेटा इसको अगर आप ओपन करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर -1 पर टाइम। या फिर आप इसको फाइनली लिख सकते हैं बेटा, मोल इनवर्स लीटर पर टाइम। ये सेकंड ऑर्डर यूनिट के बेटा क्या बन जाते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बेटा क्या बन जाते हैं, यूनिट बन जाते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो गैसेस के लिए, फॉर गैसेस, तो बेटा याद रखना मोल पर लीटर की जगह बेटा हम क्या यूज करते हैं, बार। बार इज द यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर।
उस केस में जीरो ऑर्डर के लिए बेटा आपके यूनिट क्या बन जाएंगे, मोल पर लीटर की जगह बार लिख देना बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, बार पर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके यूनिट क्या बन जाएंगे, सिंपली पर टाइम, क्योंकि उसमें तो आता ही नहीं है बेटा मोल पर लीटर। और बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपको निकालना होगा तो यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, बार इनवर्स पर टाइम। तो बेटा ये फॉर्मूला बेटा आपको बताता है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, और ये आपको बताता है कि किस टाइप की रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट्स क्या होते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स है बेटा। हालांकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि वो कहते हैं कि यूनिट देख के पहचानो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। अगर यूनिट है पर टाइम, पर मिनट, पर सेकेंड, पर डे, पर ईयर, तो बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर कुछ ऐसा यूनिट आ रहा है जीरो ऑर्डर, अगर ऐसा आ रहा है बेटा सेकंड ऑर्डर है। अगर गैसेस है बेटा ये तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेटा यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और अगर कोई गैस होगी तो बेटा यूनिट क्या होता है, बार। तो मोल पर लीटर की जगह बेटा क्या आ जाता है, बार। इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए बार पर टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर टाइम, और सेकेंड ऑर्डर के लिए पर बार पर टाइम इज द यूनिट। तो आप बेटा इसको कॉपी कर सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा, ये हो गया बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे हम के यूनिट्स निकाल रहे हैं बेटा। यूनिट्स रेट के क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। ए की कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर। तो बेटा के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। रेट का यूनिट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट यहाँ प्लेस कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा n-1। लेकिन इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 - n पर टाइम। तो बेटा जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2। अगर मैं प्लेस करता हूं तो 1 - 0, तो यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्लेस करते हैं तो ये कितना आता है, पर टाइम। और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए प्लेस करते हैं तो ये कितना आता है, मोल पर लीटर पर इनवर्स पर टाइम। जिसको सॉल्व करते हैं तो मोल इनवर्स लीटर पर टाइम आर द यूनिट्स, राइट। अगर गैसेस होती हैं तो गैस के लिए बेटा मोल है ना, हमने पता था, हमें को बताया गया कि मोल पर लीटर की जगह बार इस्तेमाल होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए बार पर टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर टाइम, और बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए पर बार पर टाइम। तो ये सब बेटा हमने अभी यहाँ पे लिखा, और इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कहता है आइडेंटिफाई रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा। तो यूनिट्स देखो बेटा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो बेटा ये कौन सा यूनिट हो गया, सेकेंड ऑर्डर। बेटा पर टाइम ये कौन सा यूनिट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो बेटा ऐसे आपके पास क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है कि वो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है आपसे पूछ सकते हैं बेटा। तो आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन, जिसके अंदर बेटा हम सीखते हैं कि रेट कांस्टेंट किसी भी ऑर्डर के लिए रिएक्शन की कैसे निकाल सकते हैं। इसमें बेटा, हाँ जी बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, हाँ जी बेटा। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब ये क्या है बेटा, अब मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, A मोल्स हमको बेटा, A रिएक्टेंट हमको बेटा क्या देता है,
बी देता है। तो बेटा अगर आप इसके लिए एक ऑर्डर निकालते हैं, राइट, तो बेटा इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट लिखते हैं तो बेटा हमारे पास दो मेथड थे। सबसे पहला मेथड क्या था बेटा, वो कहते हैं कि रेट कैसे लिखते हैं बेटा, नेगेटिव चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने एक मेथड पढ़ा था। जब हमने पढ़ा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उसने हमें बताया कि भाई रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप ले लो, आप ये भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हो गए किसी भी रिएक्शन के लिए रेट निकालने के। लेकिन ये जो दोनों डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस हैं, ये एक अच्छा मेथड नहीं होता रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का या रेट कांस्टेंट निकालने का। सर क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट की जब आप बात करते हो तो बेटा उसको आप स्लोप की मदद से निकालते हो ऑफ द टैंजेंट एट द टाइम टी। जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, जो एक एक्यूरेट मेथड नहीं है। अब बेटा मान लो मेरे पास ग्राफ है जो मैंने प्लॉट किया टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव। मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट समय के साथ कम होता जा रहा है। अब अगर बेटा मुझे इस ग्राफ की मदद से बेटा रेट रिएक्शन का निकालना है, तो बेटा मुझे इस लाइन का एक स्लोप लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये हो गया बेटा इनिशियल रिएक्टेंट, ये हो गया बेटा फाइनल रिएक्टेंट, ये हो गया बेटा इनिशियल टाइम और ये हो गया बेटा फाइनल टाइम। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बेटा इसका, इस लाइन का आपको टेंजेंट निकालना पड़ता है, जो बेटा एक रफ कैलकुलेशन में बेटा एक सही वैल्यू नहीं आती अगर आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की मदद से निकालते हो। इसका बेटा मतलब है ये एक तरह की अप्रॉक्स वैल्यू होती है जिसके अंदर, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू होती है जिसके अंदर वैल्यू ऊपर नीचे होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। एक सही मेथड बेटा नहीं है, आप लगभग कह सकते हो। तो अगर मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और उसके पास एक ग्राफ आ गया, उसको बोला गया कि भाई आपको रेट लॉ बताना है या रेट बताना है, तो अगर 10 बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे ग्राफ के मदद से, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की मदद से, तो बेटा सबके आंसर्स ऑलमोस्ट कुछ ऊपर नीचे आएंगे, एक जैसा नहीं आएगा। इस रीजन की वजह से हमने ये डिसाइड किया कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यूज करके अगर आप रेट लॉ निकालोगे तो बेटा वो एक सही आंसर नहीं देगा। तो बेटा कोई ना कोई ज्यादा बेटर मेथड हम इस्तेमाल करते हैं रेट लॉ निकालने का। तो वो जो बेटर मेथड था वो था इंटीग्रेट करके। यहां पे हमने इंटीग्रेशन को बेटा इस्तेमाल किया और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से बेटा हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा हम डेरिवेशन अलग से करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन हम अलग से करेंगे। एक बात मेरी याद रखना, बोर्ड्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेशंस केमिस्ट्री में नहीं आती, पर डेरिवेशन फिजिक्स में जितनी भी है बेटा सारी की सारी टॉप प्रायोरिटी पर रखना। तो फिजिक्स में डेरिवेशन जितनी भी पढ़ोगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर बेटा बोर्ड के एग्जाम के रिस्पेक्टिव डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। आज तक कभी नहीं पूछी गई, लेकिन स्कूल के एग्जाम में
हो सकता है आपकी स्कूल टीचर किसी की डेरिवेशन जो है वो पूछ ले, बट फिर भी चांसेस बहुत कम है। तो बेटा इसीलिए हमने इंटीग्रेट किया इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, और हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहला बेटा जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा मान लेते हैं हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स ए हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने इसके लिए सबसे पुराना वाला मेथड लिखा रेट का, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। इस इक्वेशन को बेटा मैं 1 मार्क कर लूंगा। जो दूसरा तरीका है बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का, वो बेटा क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए आई। तो बेटा ए आई हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ए आई क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही इक्वेशन बेटा रेट को डिफाइन कर देंगे, रेट को फॉर्मलाइज कर देंगे। इसीलिए बेटा हम करेंगे फ्रॉम 1 and 2, हम दोनों इक्वेशंस को बेटा एक दूसरे के क्या प्लेस कर देंगे, इक्वल प्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन रेट को क्या कर रही है, सिग्निफाई कर देंगे। तो बेटा फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चेंज इन कॉन्क ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव साइन को बेटा मैं यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ए नेगेटिव के इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब बेटा सिंस बेटा ऑर्डर इज जीरो, तो देयरफॉर ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर जीरो बेटा कितना आ जाएगा, 1। इसलिए बेटा इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होगी बेटा, 1। फिर बेटा ए आई की वैल्यू इज 1, क्योंकि बेटा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर मैं यहां पर हमें पता लगा कि अगर मैं रेट और ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन और रेट के टर्म्स में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो बेटा वो क्या आता है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब है रेट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आई रिपीट, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा रेट जो होता है बेटा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब बेटा इस चीज को बेटा मैं यहां ले गया, नेगेटिव साइन वापस मैं यहां ले आया, तो डी ए इज इक्वल टू के माइनस के डी टी। अब मैं दोनों को इंटीग्रेट करता हूं। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेटिंग चेंज इन कॉन्क ऑफ ए विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन के डी टी। अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन हटाता हूं तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आ गई कि ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव के टी प्लस सी, जहां पे बेटा सी क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मैंने कौन सी इक्वेशन मार्क कर ली, थर्ड। अब देखो बेटा एट टाइम जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो ए की होगी इज इक्वल टू बेटा किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। बेटा टाइम जीरो का मतलब है रिएक्शन अभी शुरू होगी, है ना, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। तो जितना भी रिएक्टेंट है बेटा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही तो है।
तो बेटा अगर टाइम 0 हो गया तो बेटा ये वाली वैल्यू को अगर मैं इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूं और टाइम को मैं 0 प्लेस कर देता हूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इज इक्वल टू नेगेटिव के इंटू 0, जहां पे मेरे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और अब मैं इस C की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में प्लेस करूंगा जो यहां पे दे रखी है बेटा मेरे को। तो बेटा जब हम C की वैल्यू जो बेटा कितनी आती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बेटा इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाती है, A की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव KT प्लस ये क्या आ गया बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं बेटा इस साइड को यहां ले जाता हूं तो बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा, KT, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस A। तो बेटा K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस A अपॉन T। ये होता है बेटा फॉर्मूला रेट कांस्टेंट निकालने का। तो जहां पे बेटा K क्या हो गया, K इज रेट कांस्टेंट फॉर कौन सी रिएक्शन, 0 ऑर्डर। अच्छा T क्या है, T इज टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा AI क्या है, AI इज इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और बेटा A क्या होता है, ये जरा ध्यान से सुनना, A इज अमाउंट ऑफ reactant left after time t। तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि अब पहले क्या होता था, पहले जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए लेट सपोज A गिव्स अस B लिखते थे तो बेटा हम रेट कैसे लिखते थे, नेगेटिव change in concentration of reactant upon change in time which is equivalent to change in concentration of B upon change in time। तो जो पुराना तरीका था रेट लिखने का उसमें रिएक्टेंट्स भी बताए जाते थे, प्रोडक्ट भी बताए जाते थे, लेकिन जो नया तरीका है बेटा रिएक्शन का रेट लिखने का, उसके अंदर वो कहते हैं कि प्रोडक्ट की टेंशन मत लो, प्रोडक्ट जितना बनेगा वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है। तो अपनी नजर, अपनी आंखें रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है उसके ऊपर रखो, प्रोडक्ट की टेंशन मत लो। इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे A को क्या लिखा है, A इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो इसकी हमें बेटा अब जरूरत जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो यहां पे हम बेटा क्या निकालते हैं, रेट कांस्टेंट। दूसरी चीज बेटा जो हमें इसके अंदर पढ़नी है वो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ को हम T और उसका सबस्क्रिप्ट बेटा कितना लिखते हैं बेटा, हाफ लिखते हैं। ये क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो बेटा कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट के आधा होने में जितना टाइम लेता है, आई रिपीट, कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट से आधा होने में जितना टाइम लेता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। और बेटा हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से। ये देखो बेटा मैं हाफ लाइफ कैसे लिख रहा हूं,
टाइम को अब मैंने क्या कर दिया बेटा, हाफ, ये आ गया बेटा ए इनिशियल अमाउंट माइनस ए जो अमाउंट लेफ्ट अपॉन के, लेकिन बेटा हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट बचेगा वो इनिशियल अमाउंट के बेटा क्या होगा, आधा होगा। आई रिपीट, हाफ लाइफ में जो अमाउंट बचेगा वो इनिशियल अमाउंट के आधा होगा। इसीलिए अगर मैं टी हाफ लिखता हूं तो बेटा वो क्या आ जाएगा, इनिशियल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट का आधा डिवाइडेड बाय के। तो बेटा फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, इट इज इनिशियल अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो हाफ लाइफ के ऊपर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल अमाउंट कितना लिया, और हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो आई रिपीट, जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको हाफ लाइफ निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट कांस्टेंट के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको। तो बेटा यही हमारी इक्वेशन थी, सी की वैल्यू हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा प्लेस कर दी, तो हम इसको वहां पे ले गए ऑपोजिट साइड पे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। हम बेटा इसको फिगर आउट करते हैं, तो नेगेटिव के बेटा ए इज द अमाउंट लेफ्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी आ गया बेटा, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो बेटा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो समय के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो बेटा ये ग्राफ क्या बताता है, विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है बेटा, मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आपको दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए। इसे कहते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा। अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन 1130 केल्विन पीटी में आपको ये दे देता है। दूसरा है थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो बेटा अगर HI गोल्ड सरफेस पर, ठीक है, डिकम्पोज होगा तो बेटा वो क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा और साथ में आयोडीन गैस दे देगा। तो ये बेटा हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। देन कहते हैं बेटा हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम टेकन बाय अ सब्सटेंस या रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। और बेटा हाफ लाइफ का सिंबल क्या होता है, टी, नीचे बेटा क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। तो बेटा टी हाफ के लिए बेटा जो अमाउंट बचेगा, ए क्या होता है बेटा, A is the amount of reactant left after T half, बेटा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट का आधा। तो बेटा अगर आप इसी को इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं तो T half is equal to AI minus half AI upon K। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T half is equal to AI upon 2K, तो जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आप हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो बेटा वो ग्राफ का जो स्लोप है वो कितना आता है, 1/2K। मार्क कीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स जो है, क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हम अभी बात करते हैं। अगर आप में से किसी को बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। ग्राफ्स सारे ड्रॉ कीजिएगा बेटा,
वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी भी बेटा वही है, हमारे पास एक रिएक्शन है ए, बेटा रिएक्टेंट ए जो बेटा हमें क्या देता है, प्रोडक्ट्स देता है। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की इंटू रेट कांस्टेंट। दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, रेट इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन कॉन्क ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। दोनों ही इक्वेशन रेट को बेटा एक्सप्रेस करती हैं, तो दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास बेटा ये आ जाएगी। अच्छा इस बार ए की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी सर, क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि ए की पावर जो है बेटा वो n ऑर्डर आएगा, और सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर है तो बेटा ये रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बार जीरो ऑर्डर में बेटा ये वैल्यू हट गई थी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ये वैल्यू रहेगी। अब हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चेंज इन कॉन्क ऑफ ए अपॉन ए इंटू चेंज इन टाइम। अब वो कैसे सर, ये देखो बेटा हमने क्या किया, हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने नीचे कर दिया और dt की वैल्यू को k के साथ ले आए। तो बेटा हमारे पास ये आ गया नेगेटिव चेंज इन कॉन्क ऑफ ए अपॉन कॉन्क ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो भाई k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो बेटा ये क्या आ जाता है, ध्यान से देखना, नेगेटिव नेचुरल लॉग a विच इज इक्वल टू kt प्लस c। तो जब आप dA अपॉन a को बेटा इंटीग्रेशन साइन हटाते हो तो हमें नेचुरल लॉग जो है बेटा वो क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। अब बेटा अगर टाइम 0 है तो रिएक्शन तो अभी शुरू हुई है, इसका मतलब है अमाउंट रिएक्टेंट का क्या कंसिडर किया जाएगा, इनिशियल अमाउंट। अगर इस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ और a की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेचुरल लॉग ai इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो बेटा नेचुरल लॉग c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेचुरल लॉग ai। अब बेटा इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर प्लेस कर देते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेचुरल लॉग a विच इज इक्वल टू k टू माइनस नेचुरल लॉग ai। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं यहां पे लेके आ गया तो नेचुरल लॉग ai माइनस नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, kt। अच्छा याद रखना बेटा, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b बेटा किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग a बाय b के बराबर। तो बेटा ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग ai अपॉन नेचुरल लॉग a विच इज इक्वल टू बेटा kt। अच्छा नेचुरल लॉग को अगर आप लॉग टू द बेस 10 में बदलते हो तो आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेटा अगर मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू ai अपॉन a विच इज इक्वल टू kt। अब देखो बेटा ध्यान से, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x। सर आपने ये क्या कर दिया बेटा, a जो किसके बराबर है, ai के, बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा सर x क्या है, x इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और a माइनस x क्या हो जाएगा बेटा, इट इज the amount of reactant left after time t। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर का,
क्योंकि इसके बाद जितने भी हम 15-20 न्यूमेरिकल करने वाले हैं उन सब न्यूमेरिकल्स के अंदर यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इस फॉर्मूले के अंदर आपको रीडिंग्स पता होनी चाहिए कि बेटा के किसको सिग्निफाई कर रहा है। बेटा के इज रेट कांस्टेंट। और स्पेशली मैं बता दूं बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इसलिए बेटा इसका यूनिट क्या होगा बेटा पर टाइम। पर टाइम में ये बेटा पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर। जहां बेटा टी क्या है, टी इज टाइम टेकन बाय रिएक्शन। रिएक्शन ने कितनी देर टाइम लिया है चलने के लिए। अच्छा ए क्या है, ए बेटा इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का, जिसको हम शुरू से ए आई लिखते आ रहे हैं बेटा। अब हम उसको ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर नीचे ए माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ए माइनस एक्स का मतलब है कितना रिएक्टेंट बच गया टाइम टी के बाद। तो इसका मतलब है फिर एक्स क्या हो गया, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो बेटा आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशियली अमाउंट कितना था और कितनी देर के बाद कितना रिएक्टेंट बच गया। तो बेटा आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, कितना इनिशियल अमाउंट था, ये तो बेटा आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरी चीज पता होनी चाहिए कितना अमाउंट बच गया। अब कितना अमाउंट बच गया इज ए माइनस एक्स, एंड कितना प्रोडक्ट में बदल गया उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। अगर एक्स प्रोडक्ट में बदल गया तो बचा कितना, ए माइनस एक्स। तो बेटा वंस अगेन आई रिपीट, इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला देन बेटा नेक्स्ट क्लासेस जो है बेटा दे आर ऑफ नो यूज फॉर यू अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि आगे की चीज हर चीज जो है बेटा वो इसी टॉपिक से, इसी एक फॉर्मूले से जुड़ी हुई है। और उसके बाद हम उसकी हाफ लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं बेटा इसको। तो बेटा हमने ये डिराइव किया नेचुरल लॉग ए आई अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो बेटा हमने k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग लिया कन्वर्टिंग इनटू लॉग। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब आप देखिए बेटा लॉग ए आई अपॉन ए, बेटा इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू टी। तो बेटा ये स्लोप कितना होता है, k अपॉन 2.303। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया था, इस फॉर्मूले को हमने बेटा इंपॉर्टेंट मार्क किया। और बेटा लॉग ए अपॉन टी मतलब लॉग, ठीक है, रिएक्टेंट अपॉन टी, बेटा इसका स्लोप बेटा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ये देखो बेटा ये लाइन जब नीचे से ऊपर पड़ी जा रही है तो बेटा स्लोप पॉजिटिव है, जब ये लाइन ऊपर से बेटा नीचे आ रही है तो बेटा स्लोप जो है वो क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, दोनों में से कोई भी ग्राफ जो है वो आपसे वो पूछ सकते हैं कि स्लोप क्या होता है बेटा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो अभी हम आपको ये ग्राफ भी ड्रॉ करवाते हैं बेटा। बात आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। याद है बेटा हमारी इक्वेशन क्या आई थी, नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए विच इज इक्वल टू के टी। अगर आप नेचुरल लॉग रिमूव करते हैं, रिमूव नेचुरल लॉग, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ए आई अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी। आप अब इसको इन्वर्स कर दो, इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ। जब आप इन्वर्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बेटा कितना आ जाएगा, माइनस के टी। तो बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इक्वेशन जो है वो ये आ जाती है, ठीक है। और बेटा हाफ लाइफ जैसे आपको मैंने बताया, इट इज अमाउंट लेफ्ट, बेटा कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट का आधा, ए का बेटा कितना हो जाएगा, हाफ। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ए
अपॉन a माइनस एक्स, तो बेटा मुझे t हाफ निकालना है, t को मैं इधर लेकर आ गया 2.303, नीचे कितना आ गया k इंटू लॉग a अपॉन a/2, ये बेटा कैंसिल हो गया, log 2 ऊपर आ गया, t हाफ बेटा कितना आ गया 2.303, log 2 की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी होती है 0.4021 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा k, तो बेटा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 0.693 बेटा ये वैल्यू आती है इसकी। तो बेटा दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर t हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। log 2 की वैल्यू जो है मुझे चेक करनी पड़ेगी, मैंने गलत ले लिया है। हाँ, तो log 2 इज कितना आएगा, log 2 0.301 0.301। तो मैं ये भी करेक्शन कर देता हूं, log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 0.3010, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.693 अपॉन के आता है। तो बेटा इससे हमें ये पता चलता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is inversely proportional to K। दूसरा, T half does not depend on initial concentration of reactant। वहीं पे बेटा अगर आप जीरो ऑर्डर को बेटा कंपेयर करें तो बेटा K की वैल्यू क्या थी बेटा, it was initial amount minus initial amount left after time t, और बेटा t हाफ की वैल्यू कितनी थी, वो आ रही थी बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। तो आप दोनों फॉर्मूले बेटा कंपेयर कर सकते हो कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर के दोनों फॉर्मूले ये वाले आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन जीरो ऑर्डर। सारे क्वेश्चन ही बेटा फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड है। आप कॉपी कर लो, फिर हम इसके ग्राफ देखते हैं। तो बेटा हम जरा देखते हैं हाफ लाइफ को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया 0.3010, तो बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ लाइफ बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो ये वाला ग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी nth फ्रैक्शन के लिए अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो, जैसे हमने हाफ लाइफ के लिए कर लिया, 3/5 के लिए कर लिया हो, 3/2 के लिए करना हो, 1/4 के लिए करना हो, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके फ्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल देने हो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो बेटा ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो N2O5 का डीकॉम्पोजिशन, नाइट्रस ऑक्साइड का डीकॉम्पोजिशन, इथेन का फॉर्मेशन, और सारी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं बेटा। तो रेडियम गिविंग रेडॉन एंड हीलियम बेटा ये नेचुरल डिके होता है रेडियो एक्टिविटी का, जो हम 12th तक नहीं पढ़ते बेटा। तो फिजिक्स में शायद आप थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है, अदरवाइज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।